पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूरान का। तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है, तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। जनता पर बोझ न आने पाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया। अडानी, अंबानी आदि की जो कंपनियां हैं उनको फायदा हो। कहते तेल का भंडार भरा है, गैस का भंडार भरा है। देखो प्रधानमंत्री जी की खूबियां, दुनिया में दाम बढ़ गया, हिंदुस्तान में नहीं बढ़ पाया। अब क्या हुआ? किसके प्रधानमंत्री हैं? 5 कारोबारियों के। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट में शुरू हुए युद्ध ने अब भारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने दुनिया के कई देशों पर असर डाला है और इसकी चपेट में अब भारत भी है। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुके हैं, जिससे तेल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। यह बढ़ोतरी सिर्फ क्षणिक या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए नहीं है, इसका असर ज्यादा बड़ा होगा, लंबा भी हो सकता है। इसे लेकर बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही संकेत दिया था कि ईंधन बचाना शुरू कर दें और उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में अचानक बढ़ोतरी हो गई। देश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है और कई ऐसे शहर हैं जो शतक लगाने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं हैं उन सब पर असर पड़ेगा। लगभग सभी उत्पादों पर परिवहन शुल्क लगता है, जिसमें कई चीजों के दाम बढ़ने तय हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि शहर से लेकर गांव तक हर जगह एक समान रूप से महंगाई अपना असर छोड़ेगी। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। देश में 2 सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक कंपनियां मदर डेयरी और अमूल ने ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी पे आई है, यहां भी दामों में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में थोक महंगाई दुगने से बढ़कर 8.30% के स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में यही महंगाई दर 3.88% पर थी। महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा इस समय अक्टूबर 2022 में यह 8.39% पर पहुंच गई थी। महंगाई बढ़ने की वजह से रोजाना के जरूरत की चीजें और फ्यूल के दाम बढ़ना तय है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ज्यादा बढ़ा हुआ है। तनाव लंबे समय तक चलता रहा तो महंगाई और बढ़ सकती है। फिलहाल जिस तरह से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है, उससे लोगों का काफी ज्यादा डर बढ़ गया है। अगर इसी तरीके से चला तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? आमदनी अगर स्थिर रही और खर्च लगातार बढ़ता रहा तो फिर बजट बिगड़ जाएगा घर का। सबसे खास बात यह है कि बजट बिगड़ने की बात से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास प्रभावित होगा। जिस तरीके से दाम बढ़ने के बाद एक सीमित आमदनी में जो लोग अपने गुजर बसर करते हैं, उनके सामने ये चुनौती होगी कि उनके पास आय के विकल्प सीमित हैं, आय उनकी निश्चित है। ऐसी स्थिति में वो अगर चीजें महंगी होती हैं तो या तो उसकी खपत कम करें, और अगर खपत कम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके सामने एक अलग तरीके का संकट खड़ा हो जाएगा। हम आज इसी महंगाई पर चर्चा करेंगे कि क्या रास्ते हैं, देश के लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, विपक्ष को किस तरीके की भूमिका इस समय देखनी चाहिए। इन सारे सवालों का हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बयान जो महंगाई को लेकर आज दिन भर सुर्खियों में रहेगा। पाकिस्तान जैसे तैसे टाइम काट रहा है, अरब के देश स्वयं परेशान है, अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। दुनिया के तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। याद करिए, 12 फरवरी से लेकर के लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन अब तक जनता पर बोझ न आने पाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया।
जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, राजनीतिक दलों की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं वो सरकार को न सिर्फ घेर रही हैं बल्कि आम आदमी के भीतर भी एक बेचैनी पैदा कर रही हैं। सरकार की तरफ से जो स्टेप्स सामने होने चाहिए थे, जब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है तो सरकार का महंगाई बढ़ने के बाद जिस तरीके का एक वैकल्पिक या जिस तरीके की संभालने की स्थिति होनी चाहिए थी, जब वो भी सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है तो उस पर भी लोगों की बेचैनी है। हमारे साथ श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरविंद सिंह जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अरविंद जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। कांग्रेस के समय पर भी ऐसा अलग अलग समय पे अलग अलग कालखंड में हुआ कि महंगाई बढ़ी है। अभी जिस तरीके की स्थिति है, 90 के दशक में भी हमने देखा था जब इराक से युद्ध चल रहा था, इराक और कुवैत का मसला हुआ था, उस समय पे भी तेल की किल्लत हुई थी, उस दौर में भी महंगाई बढ़ी थी। उसके बाद अलग अलग कालखंड में सामने से देखा, मतलब ये मौजूदा पीढ़ी ने देखा, उससे पहले के तो आप छोड़ ही दीजिए जब 700 रुपया तोला सोना बिकता था। अभी सवाल इस बात का है कि जो सरकार के सामने स्थिति बनी है उससे कैसे सरकार पार पाए या क्या करना चाहिए देश को? सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आप बोले अरविंद जी, आपकी आवाज आ रही है जी। दरअसल ये जो महंगाई की मार जनता पे पड़ी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनायास ये समस्या पैदा हो गई और पहले से इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी। सरकार इस विषय में जानती नहीं थी और अनायास ये समस्याएं धीरे धीरे करके सामने आई, ऐसा कुछ है नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो स्थितियां सबके सामने थी उनसे इस देश को आगाह किया था आदरणीय राहुल गांधी जी ने महीनों पहले। उन्होंने कहा था किस प्रकार के झटके लगने वाले हैं अर्थव्यवस्था को और महंगाई की कैसी स्थिति भविष्य में सामने देखने को मिल सकती है, चाहे वो क्रूड ऑयल के रूप में हो या फिर किसी जो खुदरा वस्तुओं का देश में जो महंगाई दर बढ़ी है। तो इन सब के मामले में राहुल जी ने इस देश को पहले ही आगाह कर रखा था। और विपक्ष की भूमिका की जहां तक बात है, विपक्ष ने हर समय देश को सही आंकड़े और सही तथ्यों से रूबरू करवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा था उस वक्त। बंगाल, असम और 5 राज्यों के चुनाव के समय सरकार को ना तो पेट्रोल डीजल की तरफ से उसकी तरफ से कोई सूचना देश को दी गई, ना इस बारे में कोई जानकारी दी गई, तथ्यों को छुपाया गया, बल्कि यह कहा गया कि देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना गैस की कमी है, ना एलपीजी की कमी है, ना पेट्रोल डीजल की क्राइसिस होने वाली है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगा कि सब चंगा सी। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे करके ये समस्या और गंभीर होती जा रही थी और इस तरफ किसी का ध्यान ना जाए, ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे सरकार की तरफ से अपनाए जाते रहे। जहां तक प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के बढ़े दाम और सरकार पर बढ़ा दबाव, तो ये बहाने करके सरकार अब इससे बच नहीं सकती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम थे, उस समय सरकार ने क्या इस देश के किसानों, नौजवानों और तमाम सारे छोटे मझोले उद्योगों के लिए कुछ काम किया था क्या? कुछ छूट डीजल पेट्रोल में या ऑयल में दी थी क्या? शायद नहीं। और ये तमाम सारी बातें ये साबित करती हैं कि सरकार तथ्यों को छुपाने में लगी थी। चुनाव और चुनाव प्रबंधन में उसका पूरा ध्यान था। देश की महंगाई और समस्याओं पर वो पर्दा डालने की कोशिश में लगे थे। ठीक है, हमारे साथ में भूपेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा सर्वेश जी, लेकिन उससे पहले सवाल आपसे लेंगे। समाजवादी पार्टी इस पूरे दौर को किस तरीके से देख रही है? सरकार पर आप निश्चित रूप से आम जनता की आवाज उठाएंगे ही, लेकिन अगर कोई सुझाव हो तो शेखर वार्ता में सुझावों का बड़ा सम्मान होता है। देखिए, सारे अग्रजों को और हमारे माननीय जनता को नमस्कार। शेखर भाई, बहुत
ये मुद्दा जो है ये राजनीति का है ही नहीं, ये हम शुरू से कह रहे हैं। ये मुद्दा अभी बहुत पूरा देश परेशान है, और ये सही बात है, वैश्विक स्थिति है और इंटरनेशनल क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, जिसके नाते ये हो रहा है। लेकिन ये समझने की बात ये है कि ये अभी से नहीं हो रहा है। सुझाव की बात ये है कि अभी भी क्या सरकार सबको बैठा के एक ऑल पार्टी मीटिंग या कोई स्पेशल सेशन, क्योंकि आप देखिए जब एक बार पॉल्यूशन की ऐसी स्थिति आई थी जो बहुत ही बड़ी क्राइसिस थी, लेकिन उस पे कितनी ज्यादा जो है सेंसिबली उसको हैंडल किया सरकार ने, वो देखा जाना चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको केवल उस समय भी राजनीति करनी थी। ये क्राइसिस अभी दिख रही है, लेकिन ये क्राइसिस बहुत पहले से शुरू है और उससे पहले से प्रेडिक्ट की जा सकती थी। युद्ध होना शुरू हुआ, उसके बाद ये आप छोड़िए, बहुत बड़ा इट डजंट रिक्वायर अ वेरी सीजन्ड इकोनॉमिस्ट ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि अब ये होने वाला है। थोड़ा सा भी सेन माइंड ये समझ लेता कि अगर युद्ध हो रहा है तो इसकी ये जो है इवेंचुअलिटी होगी और ये क्राइसिस आएगा देश में। लेकिन उस पर सरकार ने क्या किया? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, हम सब तैयार है, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम नहीं कर रहे हैं कुछ। हम क्या कर रहे हैं? हम फेस सेविंग कर रहे हैं। हम बस ये बातें कर रहे हैं कि नहीं, जब तक चुनाव चला तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ये दिखा दे रहे हैं कि नहीं, कोई साइकिल से चला जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चला जा रहा है और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इकोनॉमी में अब धीरे धीरे वर्चुअल की तरफ जा रहे हैं, इसको भी आपने एक महामारी बना दी। अगर यही हम 3 महीने पहले जग गए होते तो हो सकता है तब से अब तक बिना किसी पैनिक के, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी आए और उन्होंने एक पैनिक बटन दबा दिया आके चुनाव खत्म होने के बाद। उसका क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि एक तो लोगों में डर व्याप्त हुआ और अब स्थिति जो है वो ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। हम तो शुरू से कह रहे थे, सबको पता था कि दाम बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब मैं यहां बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये दाम और बढ़ते दिखाई देंगे। तो आप करिए, चुनाव जीतने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, लेकिन पहले आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले आप इस देश के गृह मंत्री हैं। आप बंगाल में जाके कैंपिंग करके सब कुछ छोड़ के वहां पे केवल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आप रोड शो पे रोड शो कर रहे हैं। आपके नेता 700 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहे हैं आपके अपील के बाद भी। तो ये दिखता है कि कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, ये बस कहने की बात नहीं होती है। राष्ट्र प्रथम आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। आप केवल राज्यों में चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता मात्र नहीं है। आप इस देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे लिए कब सोचना शुरू करेंगे? जब और ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी तो केवल आपके अपीलों से, थाली पीट देने से, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप उन सब लोगों को बुलाइए, हमेशा से होता आया है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, स्पेशल सेशन बुलाइए, इस पे चर्चा करिए कि क्या कैसे इसका सब लोग उसमें सुझाव देंगे कि और क्या किया जाए। आप अच्छे इकोनॉमिस्ट का यूज करिए, आपके देश में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए, आप इस पे चर्चा करिए। इस पे केवल जो है बयानबाजियों से कुछ नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना होगा। ये 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। ये जो हो रहा है इसके पीछे सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, वैश्विक स्थिति है, लेकिन आपको ये पहले प्रेडिक्ट करना चाहिए था। आप पाकिस्तान से कंपेयर करके खुश हो जा रहे हैं, आप छोटे छोटे देशों से कंपेयर करके खुश हो जा रहे हैं। आप अपने आप को, तुलना ही आपकी पाकिस्तान से अगर करनी है तो आपने बेंचमार्क बहुत छोटा कर रखा है अपना। आपकी स्थिति ये हो रही है देश में। शेखर भाई, आपने पढ़ा होगा न्यूज, वहां अदानी साहब हजारों करोड़ों रुपए दे रहे हैं अमेरिका को। ये अदानी जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है भाजपा का, अब उनकी गर्दन दबी हुई है, तो अब वहां पैसे खर्च कर रहे हैं ये ग्लोबल क्राइसिस के बीच में। अगर आज आपने ध्यान दिया हो न्यूज पे, आपको देश का, आप इस भाजपा का चाल चरित्र सब सामने है और देश बहुत परेशान है इससे। ठीक है, इसका जवाब हम श्याम सलोने जी से लेते हैं। श्याम जी, 2-3 बड़ी चीजें हैं। एक तो ये कि महंगाई अंततोगत्वा बढ़ गई, जिसमें कांग्रेस का भी कहना है कि उनके नेता ने भी इस चीज की ओर इशारा किया था। सर्वेश जी का कहना है कि हमने भी इस बात को इंडिकेट किया था, सरकार उस समय चुनाव में व्यस्त थी, चूंकि आप जीत गए हैं तो और ज्यादा बड़े इलाके में आपकी जिम्मेदारी है, और ज्यादा बड़ी जनता को आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जब विपक्ष को इस बात की अंदेशा था और आपने उस समय पर कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? लेना चाहते थे, चुनाव की वजह से नहीं लिया, या वो स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जा सकता था? दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये, विपक्ष इस जगह पे ऐसा लगता है कि ठीक ही कह रहा है कि जब संकट आता है तो हमारे यहां परंपरा रही है कि हम विमर्श जरूर करते हैं, चर्चा जरूर करते हैं। अगर महिला आरक्षण बिल पर
सदन बुलाया जा सकता है, कॉल ली जा सकती है। तो अगर महंगाई वास्तव में इतना बड़ा संकट है तो किसी विशेष सत्र में या फिर सत्र के बगैर भी ऑल पार्टी मीट करके कुछ विपक्ष को भी शामिल किया जा सकता है। सरकार ऐसी जगहों पर चूक रही है या उसको करना ही नहीं है? शेखर जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए शेखर जी, वैश्विक आपदा है। इजराइल और ईरान का युद्ध, अमेरिका का पूरी तरीके से इजराइल का साथ देता। शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हालांकि तब भी विपक्ष के लोग बार बार प्रधानमंत्री जी को कोस रहे थे, बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि ईरान के पक्ष में बात करें। हम किसी एक देश के पक्ष में कैसे बोल सकते हैं? हमने तब भी ये बात कही थी। हमारा काम था, भारत का काम है शांति स्थापित कराना। हम किसी एक राष्ट्र के बोल करके दूसरे राष्ट्र के विरोधी नहीं बन सकते। हमारे सबके साथ में मधुर संबंध है। शुरू से हमने कहा था कि युद्ध लंबा अगर चला तो वैश्विक परेशानी विश्व में तो आ ही रही थी। और आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, पूरा विश्व देख रहा है कि जहां यूरोपीय कंट्रीज आज कितने पहले से 2-2 महीना पहले से उनके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। हमने बहुत कंट्रोल किया था। ये कहना कि चुनाव है, चुनाव में कर रहा है, ये सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी है विपक्ष की। इस समय ये बात करना ठीक नहीं है। आज है जरूरत सुझाव की। आप कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई जाए। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, जब जब समस्या आई है बुलाई गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी विदेश टूर पर है और इसीलिए गए हैं कि कुछ न कुछ निर्णय लेकर के आएंगे। देश की जनता को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है और आज मजबूरी है। मजबूरी में प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि अब ये अंदेशा हो रहा है कि चीन और ट्रंप की जो वार्तालाप हुई है, यदि इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ईरान से कोई वार्तालाप हल नहीं हुई, तो ये युद्ध होगा। और युद्ध हुआ तो ये गंभीर युद्ध होगा और गंभीर युद्ध के फिर गंभीर परिणाम पूरे विश्व के लिए होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में भी पूरे देश की जनता से अपील की है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास व्यवस्था है, अभी हम युद्ध से पहले 5 मिलियन बैरल आयात कर रहे थे प्रतिदिन, और युद्ध के बाद अब हम जो युद्ध कर रहे हैं वो 4.5 मिलियन बैरल हम लोग ले रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो 1000 करोड़ प्रतिदिन का हमको नुकसान हो रहा है। ये नुकसान हम कैसे करेंगे? और इन्होंने तो बहुत जल्दी बड़े आरोप लगा दिए कि राहुल जी ने संदेश दिया था। वो समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने भी समझाया था। भैया ठीक है, आप बुद्धिजीवी बहुत समझदार हैं, देश की जनता शायद आपको नहीं समझ पा रही है, लेकिन आप समझ लीजिए देश इतना शक्तिशाली मोदी जी ने बनाया और मोदी जी ने कोई पैसा देश को गिरने नहीं दिया है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है। आज सेना को इतना मजबूत किया है, बुलेट प्रूफ जैकेटें दी गई है, राफेल हमने सेना को मजबूती से दिए हैं, तमाम एक्सप्रेस वे हमने। ठीक है, ये जो ठीक है श्याम जी, जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। देश विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हर सरकार अपनी तरह से कोशिश करती है। आपने उसमें एक्सेलरेट ज्यादा किया, अच्छा किया, चीजें आगे बढ़ी, लेकिन मौजूदा जो दिक्कत है वो ये है कि तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आप ये मान लीजिए कि रुपया 2 रुपया हर चीज महंगी हो जाएगी, या फिर जो पैकेट है या जो सामग्री है उसकी तौल में कमी आ जाएगी। मतलब जो चीज 1 रुपए की 100 ग्राम मिलती है, या तो वो ग्राम में कम हो जाएगी और या फिर वो 1.5 रुपए की 100 ग्राम मिलेगी। कुछ इस तरीके से उदाहरण समझ सकते हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र तिवारी जी हैं। भूपेंद्र जी, ऐसी स्थिति को हम कैसे समझें? देखने में लगता है कि हाँ 3-4 रुपए पेट्रोल या डीजल पे बढ़ गए, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आता या उसका इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है, यह भी मान लेते हैं कि सरकार ने 3 महीने तक कंट्रोल किए रखा, लेकिन जिस तरीके से अब दाम बढ़ना शुरू हुए हैं उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा।
ब्रेड से लेकर के और किसी भी मतलब आप कोई भी चीज लें, दूध के दाम बढ़ ही चुके हैं, जितने पैकेज फूड हैं उनके दाम भी निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे या उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि 50 ग्राम या जो 100 ग्राम का पैकेट होता था वो पहले ही 80 ग्राम का हो चुका है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि मात्रा में या तो कमी आएगी, रेट वही दिखता रहेगा हमें प्रिंटेड, या फिर स्थिति यह बनेगी कि जो ग्लोबल इंपैक्ट के नाम पर जिस तरीके से जिस कंपनी को जितने दाम बढ़ाने हैं वो इस समय लेंगे। जी शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सारे भाइयों को सुना और पैनलिस्ट को, और एक चीज मैं बता दूं आपको कि इमीडिएट जो दाम बढ़ाए जाते हैं इसका केवल असर आपूर्ति पर नहीं है। आपूर्ति तो आप ऐसे भी मान लीजिए कि 60 दिन का आपका स्ट्रेटेजिक भंडार तो बना ही हुआ है। तो एक चीज जो है कि तेल भंडार पर प्रश्न है, तेल भंडार पर उतना बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ इस बात पर है कि तेल के दाम क्यों बढ़े। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो तेल आप खरीदते हैं वो डेली रूटीन पर उसके दाम चेंज होते रहते हैं। अगर होर्मुज के रास्ते से तेल आता है तो स्वाभाविक है कि वो सस्ता पड़ता है, और अगर वो मान लीजिए रसिया से खरीदते हैं या दूसरे देशों से खरीदते हैं तो जब वही तेल हम $125 पर बैरल में खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका घरेलू पर प्रभाव पड़ेगा। टाइमिंग पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि चुनाव था और चुनाव के दौरान ये तेल दाम नहीं बढ़ाए गए, चुनाव के तुरंत बाद बढ़ाए गए। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है सभी बंधुओं से कि आपके प्रश्न सब जायज हैं, लेकिन अगर महिला आरक्षण बिल का विरोध हो सकता है तो ये प्रश्न जब शुरू में उठाना था चाहिए था तो उस समय क्यों नहीं उठाया गया? किसने रोका था? महिला पर तो किसी ने, महिला आरक्षण बिल पर तो किसी ने नहीं रोका था। तो तेल का दाम उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको तो पता था कि ये होने वाला है। नहीं तो ये क्या कहते हैं कि तेल के दाम बढ़ा दो? मुझे इस पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, एक मिनट और दीजिएगा। नहीं, आपके पास समय पूरा है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष क्या करता, सर्वेश जी जा करके क्या करते कि तेल के दाम बढ़ाओ, संकट आने वाला है, अभी से बढ़ाओ। सर्वेश जी नहीं करते, सर्वेश जी कुछ नहीं करते। प्रश्न ये है कि जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछने का अधिकार विपक्ष में मेरा है। लोहिया जी ने कहा था, सर्वेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया जी की ही बात थी ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी सरकार से नहीं उम्मीद कर सकते, ये नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। खैर, मैं अर्थशास्त्री हूं, मुझे अपना उसी पॉइंट पर बोलना चाहिए। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, आप नागरिक भी हैं इस देश के, आपको बोलने का हक है, आप क्यों नहीं पूछेंगे? सरकार से ही सवाल नहीं होते, विपक्ष को भी चेताना है। वो भी कभी सरकार में बैठे थे या आगे बैठ जाएं। आता हूं मैं सर्वेश जी, दोनों लोगों से। हाँ ठीक है। हाँ त्रिवेदी जी, एक बार और फिर मैं कह लूं, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है और ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा नहीं है कि सरकार के लोग प्रयास कर रहे हैं, और मोदी जी यूएई का जो दौरा कर रहे हैं उसमें अभी तक हमारा $100 अरब का $1 बिलियन का हमारा जो इंपोर्ट है, मतलब व्यापार है, सॉरी ट्रेड है, वो $200 बिलियन तक ले जाने की बात हो रही है। और रसिया ने भी ये कह दिया है कि हम आपको तेल का निर्यात जारी रखेंगे। अब रही बात जो विदेशी मुद्रा की, अगर वही सोना आप खरीदेंगे तो सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि सोना का आयात थोड़ा कम कर दीजिए, खरीदना कम कर दीजिए तो विदेशी मुद्रा का भंडार कम बचा रहेगा। तो इससे, क्योंकि देखिए विदेशी मुद्रा दो तरीके से आती है, या तो एक्सपोर्ट कर लीजिए और या तो रेमिटेंसेस, मतलब जो बाहर लोग हमारे कमा रहे हैं वो जब पैसा घर को भेजते हैं तो उसके माध्यम से आता है। अगर ये सारा पैसा आप लग्जरी में खर्च कर देंगे, सोना में, जैसे कहा गया कि विदेश यात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, इसमें मुझे कहीं कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि कोई गलत अपील है। हाँ, तेल को लेकर के जो अपील है, ये तेल के दाम बढ़ने थे, जब तेल के दाम उस समय बढ़े थे तो जो पहले तेल, आपको याद होगा कहा गया था, सरकार की आलोचना हुई थी कि तेल के दाम जब घट गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम घटे हैं, तो सरकार क्यों नहीं घटा रही है? वो जो पैसा बचा हुआ था उसी से आज तक भरपाई हुई है। वो चुनाव के बहाने हुई या किसी भी बहाने से हुई, अल्टीमेटली राहत तो जनता को ही मिली। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा तो बर्डन आएगा।
कोई अछूता नहीं रहेगा। अब एक चीज इसमें बेनिफिट, हम थोड़ा कारपोरेट सेक्टर की आलोचना करते हैं। सरकार अगर 3 रुपए बढ़ाती है तो ये लोग क्या करते हैं, आपदा में एक अवसर ढूंढ लेते हैं। सरकार को यहां पर कंट्रोल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस रेशियो में तेल के दाम बढ़े हैं, कारपोरेट सेक्टर को अपनी प्राइसेस उसी रेशियो में बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस बहाने से तेल का दाम 3 रुपया बढ़ेगा, वो भले ही 10% क्या 2% 5% हो, लेकिन ये लोग तुरंत 10% 15% 20% बढ़ा देते हैं। तो इससे आम जनता को जो नुकसान होता है वो तो होता ही होता है। ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भूपेंद्र जी, आपने मुद्दे की बात कर दी है कि तेल के दाम जिस तरीके से, जिस प्रतिशत में बढ़े हैं, जिस अनुपात में बढ़े हैं, महंगाई उससे कई गुना ज्यादा अनुपात में बढ़ा दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा। यही आज चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। सर्वेश जी, चूंकि आपको कोट किया था तो मैं पहले आपसे ही उसका जवाब ले लेता हूं, फिर अरविंद जी के पास जाता हूं। आप अपनी बात रख सकते हैं। शेखर भाई, मैं बहुत ज्यादा जो है, और मुझे अब आदत हो गई है इसकी, कि चाहे कोई अर्थशास्त्री बैठे, आदरणीय अर्थशास्त्री या फिर राजनीतिक विश्लेषक, सवाल जिसके पास जब हमारी सरकार हो तो हमसे बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो पहली नैतिक जिम्मेदारी जो कह रहे थे वो पहली नैतिक जिम्मेदारी उनकी होती है जिनको डिफेंड करने के लिए बैठे, उनसे सवाल पूछने की। सरकार से सवाल पूछते मुझे ना अर्थशास्त्री दिख रहे हैं अब, और ना राजनीतिक विश्लेषक दिख रहे हैं। ये समस्या है। लोहिया जी इसके बारे में भी आगाह करके गए थे। रही बात इसकी, तो मैं कुछ चीजों को, और अर्थशास्त्री हैं भूपेंद्र सर, तो मैं पूरी इज्जत के साथ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं कि आप एक मुझे ये बताइए कि ये युद्ध शुरू होने से पहले भी ये जो डॉलर और रुपए का जो वो है, इसके ऊपर भी कोई कभी सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से। क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी बोला करते थे पहले कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है वैसे वैसे भारतीय प्रधानमंत्री का जो है कद गिरता जाता है। ऐसी बातें, तो उस हिसाब से भारतीय प्रधानमंत्री का कद पाताल में जा रहा है अभी, क्योंकि अब तो कितना 96-97 पे चला गया। दूसरा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करते शेखर भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को दोष दें। अदानी जी की मैंने बात इसीलिए की थी, जो सर कह रहे हो बहुत सही बात है। 1-1 रुपए में लीज पे जो जमीनें हम बांटते फिर रहे हैं, जिनको हम अपना बहुत मित्र बना के घूम रहे हैं, वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको पेनल्टी लगने वाली है फ्रॉड में उनको दोष सिद्ध होने वाला है उनका, अदानी का, गौतम अदानी का और सागर अदानी का। इसलिए $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज किया है, विद 15,000 रोजगार दे रहे हैं अमेरिका को, भारत को नहीं। जिस समय भारत क्राइसिस में है तो ये देश के गद्दार लोग अमेरिका को जाके पैसा दे रहे हैं और अमेरिका को जाके रोजगार दे रहे हैं। इनको हमारी सरकार 1-1 रुपए में जब लीज पे जमीनें देती है, इनको लोन, सस्ता लोन मिलता है। ऐसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं, सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों हैंड इन ग्लव्स घूम रहे हैं यहां पे। इनको बचाने के लिए हम पूरी अपनी नीति चेंज कर देते हैं तेल की। इनको बचाने के लिए वेनेजुएला चले जाते हैं, रशिया छोड़ के, जो हमेशा से हमारा एड रहा है, जिसके दम पे हम 7th फ्लीट से टकरा गए थे युद्ध में, अमेरिका से टकरा गए थे, जिनके दोस्ती के दम पे, वो उनको छोड़ के पूरी अपनी विदेश नीति अपनी ठप कर लेते हैं, जिस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो भाजपा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उस पे सवाल नहीं पूछा जाता। ये समस्या है। समस्या ये है कि जो एक बात और पूरी कर लो शेखर भाई, हाँ। ये जो अभी अपील हो रही है, मैं नहीं मानता इसमें कोई गलती है। मैं एकदम सपोर्ट करता हूं इनकी अपील को, मैं मानता हूं अपील को। लेकिन जो ये कह रहे थे सत्र का, जिसका मुद्दा था महिला आरक्षण पे चले गए। महिला आरक्षण 2023 में हुआ था और उसको सबने पास कर दिया था। अभी डिलिमिटेशन की बात थी, उसको अपोज किया गया है। वो नैरेटिव इनका मैं काट दूं, और जब महिला आरक्षण की बात हो रही है डिलिमिटेशन की, तो उसमें क्या कहेंगे कि नहीं, तेल का दाम, हम तो कह ही रहे थे बढ़ रहा है, हम कहां कह रहे थे नहीं बढ़ रहा है, हमने तब भी विरोध किया था, हम भी कर रहे हैं। ठीक है सर्वेश भाई, समझना पड़ेगा, आपने अपनी बात रख दी है। मैं अरविंद जी, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है। देखिए, जो अडानी वाला प्रकरण उठा है, मुझे याद है बराक ओबामा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तान आए थे, और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, जब वो यहां से जाने वाले थे, तो जो उन्होंने मीडिया को बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिकी जब मुझसे पूछेंगे कि मैं उनके लिए भारत से क्या लेकर के आया, तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं 50,000 रोजगार उनके लिए अमेरिका में लेकर के आया हूं। ये मनमोहन सिंह ने किया था। वो भी एक इकोनॉमिक डाउनफॉल का समय था, भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, अमेरिका के लिए खास तौर पे। तो ये आप थोड़ा सा बताएं कि कांग्रेस ऐसी सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करती है। इन्होंने तो 15,000 दिए हैं, मान लिया कॉर्पोरेट ने दिए, वो भी किसी से लेकर के ही गए थे, वहां भारत सरकार ने तो कोई अपनी फैक्ट्री डाली नहीं थी। तो आप 50,000 देते हैं तब भी उतना बड़ा बवाल नहीं होता, यहां 15,000 हमारा कॉर्पोरेट दे रहा है,
तो उस पर सवाल उठ रहा है। शेखर जी, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं श्याम जी की बात से। उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इस पूरी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या करार देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह का हंगामा कर रहा है, जैसा उनका पूरा कंक्लूजन था। इस बात का जवाब देना जरूरी है, और वो इसलिए जरूरी है कि ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बताकर बीजेपी और गवर्नमेंट इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या बेशक है, और इसकी आहट बहुत पहले से देश को हो गई थी, देश के सभी राजनीतिज्ञों को हो गई थी। और इसके बारे में जैसा ब्रजेश जी कह रहे थे, जितनी ताकत से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस विषय को उठाया था, सदन से और सदन के बाहर तक इस विषय को उठाया था, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई थी। आपने समाधान की बात की। सबसे पहली बात तो यह कि सरकार समाधान के लिए तैयार है क्या? सरकार किसी से परामर्श लेने के लिए अपने आप को तैयार पाती है क्या? इन पूरे कार्यकाल में बीजेपी मोदी सरकार पूरे कार्यकाल को अगर देखा जाए तो इनका अहंकार इस स्तर पे होता है कि वो किसी से परामर्श लेना तो उचित समझते नहीं, बल्कि उस परामर्श की धज्जियां उड़ाते हैं और उनका समर्थक मीडिया उस पर तालियां बजवाता है। एक तो ये समस्या हो गई जो समाधान वाली बात है। समाधान की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय समस्या पे मैं बात कर रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या तो है, लेकिन आज भी क्रूड के दाम कितने हैं? $108 प्रति बैरल अगर आज क्रूड के दाम हैं, तो क्या यूपीए से अगर इसकी तुलना की जाए यूपीए गवर्नमेंट से, तो $106-107 प्रति बैरल उस समय भी था। क्या देश के किसानों पर, नौजवानों पर, देश के उद्योगपतियों पर या मझोले छोटे उद्योगपतियों पर इसका असर पड़नी थी एक्सओए की सरकार ने? इसमें आपकी उस बात का भी जवाब है कि मनमोहन सिंह जी ने उस समय क्राइसिस में क्या किया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस क्राइसिस के दौरान भी देश पर इस आर्थिक भार को तब भी नहीं पड़ने दिया। 71 से 73 रुपए पेट्रोल का दाम उस समय हाईएस्ट हुआ करता था, जिस समय यूपीए की सरकार अपने अंतिम दौर में थी, या मई 2014 की बात है। 55 से 57 रुपए डीजल का भाव हुआ करता था। आज सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देगी कि एक्साइज ड्यूटी से जो 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने कमाया है, ये इसका जवाब क्यों नहीं देंगे कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े हैं तो क्यों उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या देश की इकोनॉमी पर, देश के किसानों पर इसका बोझ डालना उचित है क्या? ठीक है, इस पे एक सवाल है, हम श्याम सलोनी जी से ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पे सीधा सवाल है इसमें श्याम जी कि ये बात सही है कि 2009 में आप देख लीजिए, आपको ध्यान होगा शशि थरूर का भी वो बयान, ऐसा नहीं कि पीएम ने आज ही अपील की है, उस समय पे भी मनमोहन सिंह ने कहा था कि आप इकोनॉमी क्लास में सफर करें। तो उन्होंने, शशि थरूर जब हवाई जहाज में बैठे, उन्होंने कहा कि मैं तो कैटल क्लास में बैठ गया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरीके के बयान हर दौर में, हर समय पे अलग अलग सरकारों में आते रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बात अरविंद जी ने कही है वो बात सही है कि मतलब $107-8 प्रति बैरल का दाम उस समय पे भी गया, उससे ज्यादा भी गया, 112-14 तक भी गया, लेकिन इतनी बड़ी जो अर्थव्यवस्था है अपनी, उसमें कोई इस तरीके का इंपैक्ट नहीं आया, और आज भी वहीं पे डोल रहा है वो दाम। मतलब आज से अगर 20 साल या 15 साल पहले मान लेते हैं कि $110 चला गया कच्चे तेल का दाम, आज भी वो $108 पे है, तो हमारी जो पूरी महंगाई की चेन है वो कैसे बढ़ रही है? पॉपुलेशन एक वजह हो सकती है। शेखर जी, पॉपुलेशन मुख्य वजह वो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अरविंद जी और सर्वेश जी उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अरविंद जी देश की विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों भाइयों ने कोई भी एक सजेशन, लगभग आधा घंटे के करीब हम लोग बैठे, ये नहीं दिया है कि देश की जनता के लिए कि हमको करना क्या होगा। केवल बीजेपी को कोसना, प्रधानमंत्री को कोसना। इसके अलावा देखिए, अब किसान को लेकर के अरविंद जी ने बात की। अरविंद जी आज भी किसानों को, जो गरीब छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर की जिनकी जमीनें हैं, उनको बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं, उनको
सिंचाई के लिए विद्युत मुफ्त दी जाती है, उनसे कोई एक पैसा न उत्तर प्रदेश में ले जा रहा है न अन्य किसी प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है। कई प्रदेशों में उनको बिल्कुल फ्री बिजली दी जाती है। किसान की फसल पर यदि कोई कहीं नुकसान होता है तो आपदा में भी किसान को रियायत दी जाती है, किसान को उसके भरपूर पैसा दिया जाता है। वो कहां से आता है? वो यही सरकार दे रही है ना सर। कनेक्शन भी, बिजली भी तो दीजिए। बिजली कितने घंटे आती है उत्तर प्रदेश में? गुमराह ना करें। देखिए, आप देश को गुमराह ना करिए। सरकार को देश की जनता पर विश्वास है और आज देश की जनता को सरकार पर विश्वास है। हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी आपने चुनाव का ब्यौरा दे दिया। चुनाव में आपको एहसास होना चाहिए कि 1 महीना पहले तक ऐसी कोई आपदा नहीं थी। सब जानते हैं नहीं थी ऐसी कोई आपदा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, यदि युद्ध हो गया, ये शांति वार्ता नहीं हुई, युद्ध हुआ तो भयंकर रूप लेगा, तो उसकी परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होगी। वो स्थिति हमारे देश में ना आए, हम उससे पहले सचेत हो जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से एक अपील की है और आप उस अपील पर संज्ञान न लेकर के आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि होकर के जनता को एक संदेश न देकर के आप केवल सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। और जब जब देश पर संकट आया है, यदि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है, इतिहास देख लीजिए, भाजपा ने सदैव सरकार का साथ दिया था। यदि भाजपा ने विरोध किया था तो तब किया था जब कोई देश पर संकट नहीं था, कोई वैश्विक स्तर पर संकट नहीं था। आपने कोरोना काल में भी सरकार को घेरने की कोशिश की, आपने सिंदूर ऑपरेशन हुआ उस पर भी घेरने की कोशिश की, आपने जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था तो वहां भी घेरने की कोशिश की। आपका ये काम है, जहां जहां देश पर संकट आता है आप सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है श्याम जी, एक छोटा सवाल आ रहा है मेरे ख्याल से, आता हूं मैं आप ही के पास आऊंगा। सर्वेश जी आप अपना सवाल रख दें, अरविंद जी उसके बाद आप भी रख दें, फिर दोनों के जवाब श्याम जी दे दीजिए। पहली बात ये, पहला झूठ ये है कि जब चुनाव था तब तक की स्थिति ऐसी नहीं थी। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था, पहला झूठ। दूसरा झूठ इन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा सरकार के साथ रहती थी। जब कसाब वाला आक्रमण हुआ था ना, उसके बीच में गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा था उन्होंने, चलते आक्रमण के बीच में। दूसरी बात, किसी भाजपा के नेता के मुंह से सीआरपीएफ में 9 साल सेवाएं की, मैंने सीआरपीएफ का नाम सुनना मुझे बहुत खराब लगता है। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। शहीद हुए हमारे जवान पुलवामा में, उनके नाम पे वोट मांगा गया, लेकिन उनको पुरानी पेंशन जब कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दिया, आज भी नहीं दिया है सरकार ने पूरे सीएपीएफ को। सीएपीएफ बिल ले आई उनके हितों के विरुद्ध, पूरा अपोजिशन चिल्लाता रह गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं अन्याय होना चाहिए सीएपीएफ के साथ, सीआरपीएफ के साथ। ये सरकार ये काला बिल लेके आई और पुरानी पेंशन, शेखर भाई जान लीजिए, पुरानी पेंशन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 साल पहले दे दिया था। आज तक ये सरकार खड़ी है, कोर्ट में उसके अगेंस्ट खड़ी है, न पुरानी पेंशन मिली न 100 दिन की छुट्टी मिली। सेना की बात करना, सीआरपीएफ की बात करना बेमानी है इनके मुंह से। एक एक जवान नफरत कर रहा है भाजपा से आज के डेट में, एक एक जवान, और मैं पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं। तो इनकी सारी बातें झूठी है, इसका कोई ये धारावाहिक, ठीक है, ये पॉइंट तो है आपका, ये ठीक है। वो कानून बना करके इन्होंने पास किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, और ये ठीक है, वो अपनी जगह पे है बात। अरविंद जी आप अपना सवाल भी रख दीजिए, फिर मैं श्याम जी के पास जाऊं। शेखर जी, मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर बात हो। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन श्याम जी ने कहा, सबसे पहली बात इन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। फ्री बिजली कनेक्शन देने से क्या बिजली भी मिल जा रही है? किसानों को कितने घंटे बिजली किन जिलों में मिल पा रही है? सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है। दूसरा, सरकार अगर बार बार अपने अहंकार के चलते किसी परामर्श को, किसी समाधान को स्वीकार करने की चेष्टा ही ना करे और उसके बाद सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी जाए कि ये सारी समस्या। ठीक है अरविंद जी, आपका सवाल समझ लिया। श्याम जी अब ठीक बात है, श्याम जी ये कठिन सवाल है आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को उठाऊंगा जरूर। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जब रहती है, कई घोटालों का जिक्र करती है, इसका उसका कई तरीके के लोगों पर आरोप लगाती है विपक्ष में रहते हुए। जब सरकार बनती है तो वो या तो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या उनको क्लीन चिट मिल जाती है, या स्थिति ये बनती है कि फिर जिस तरीके से उनको रास्ता दिया जा सकता है वो हो जाता है। मतलब
अगर वो नहीं भी आपकी पार्टी में आया तो भी वो जेल अगर गया या मान लीजिए उसको सजा भी सुप्रीम कोर्ट से हुई, उसको अंदर भी जाना है, तो भी वो कुछ दिन के बाद बेल वेल पे बाहर आ जाता है। दिल्ली का उदाहरण केजरीवाल का हमारे सामने है। ऐसे तमाम प्रकरण भरे पड़े हैं। सिर्फ एक उदाहरण ही दे रहा हूं मैं आपको। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बात ठीक है आपकी कि आप आरोप लगाइए, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो आप उस तरीके से हमें दिखते नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी अभी तक ऐसा मामला नहीं आया कि नहीं फलाना आदमी बिल्कुल कल्प्रेट है और ये अब इतने समय तक ऐसे ऐसे रहेगा, जेल में रहेगा या इसको ये सजा हुई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप घुसपैठ की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। हर हिंदुस्तानी ये बात जानता है कि जो आपकी तरफ से फ्री बीज, खास तौर से जो अनाज आप बांट रहे हैं, बहुत सारे गरीब परिवारों का उसमें भला हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारा ऐसा जो फ्री बीज के रूप में जाता है वो वापस पलट करके मार्केट में आता है दूसरे रूट से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं एज ए पत्रकार, ये आप फ्री बीज देना बंद है। आप कनेक्शन दे रहे हैं बिजली, वो वहां 200 यूनिट फ्री दे रहे थे केजरीवाल, लेकिन वो सिस्टम था, वो कह रहे थे कि सरकार का पैसा, मतलब उस पर हमारे ख्याल से बहुत सारे सीईओ ने दिमाग लगाया, बहुत सारे अर्थशास्त्री लगे, लेकिन वो एक फेयर इनफ चीज उसने निकाली थी अपनी तरह से। फंसा वो शराब घोटाले में। तो ये बीजेपी के साथ में क्या हल्ला बहुत हो जाता है, लेकिन फिर उस तरीके का आउटकम नहीं दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी नेता पर और किसी कार्यकर्ता पर कोई आरोप लगाते हैं तो पहली बात तो यह है कि आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना भी हम लोग सिद्ध करते हैं, आरोप ऐसे नहीं लगाते हैं। लेकिन जेल भेजना, कितने दिन के लिए जेल जाएगा, ये सब फिर कोर्ट के अधीन हो जाता है। और जब कोर्ट के अधीन कोई बात आ जाती है तो सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं देती है। इसलिए ये कहना कि वो जेल से वापस आ गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई कराना तो भाई अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो वो यही तो कह रहे हैं कि हमें झूठे मामले में फंसा दिया बीजेपी ने, यही तो वो कह रहे हैं। या तो आप या तो एजेंसीज उसको साबित करती झूठे मामले में फंसा दिया, आप कोर्ट में जाइए ना, बीजेपी के खिलाफ मान आने का दावा ठोकिए, प्रूफ दीजिए कि मैं यहां पर दोषी नहीं था, बीजेपी ने मुझे गलत फंसाया है। आइए ना, जनता के बीच में जाइए, कोर्ट में जाइए, अपने सबूत रखिए, प्रूफ दीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट किसी की अधीन कार्य कर रही है। ये लोग क्या करते हैं कि ये कोर्ट अगर इनसे कोई सवाल जवाब करता है तो कहते हैं कि कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी की अधीन कार्य कर रही है। कोई भी समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई भी आपका चैनल, आप भी अगर इनसे दो सवाल चीखे कर देंगे तो कहेंगे कि नहीं, आप जो है भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है तो कहेंगे ईडी का इस्तेमाल भाजपा कर रही है। तो सरकार पर आरोप लगाते हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। हमने जिन नेताओं पर आरोप लगाया होगा वो व्यक्ति पर आरोप लगाया था, व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, व्यक्ति बाद में आए, ये उनकी इच्छा है। अगर वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो भाजपा में आने के बाद क्या उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है या क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? जांच तब भी चल रही है उनके ऊपर। चलिए ठीक है, आप फ्री बीज पे आ जाइए। ठीक है, महंगाई पे बात हो रही है, मेरा वो सवाल था, छोटा सा जवाब हो गया उसका। फ्री बीज पे आ जाइए, क्योंकि महंगाई के समय पे ये जो फ्री बीज हैं ये भी इफेक्ट डालती हैं। मैं अभी जाऊंगा भूपेंद्र जी के पास, उनसे समझूंगा इस चीज को, लेकिन आपका जवाब क्या है सरकार में रहते हुए? शेखर जी, सरकार जब कोई डिसीजन लेने जाती है कि अब इस पर हमको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, कुछ रोक लगानी चाहिए, तब तक कोई ना कोई दैवीय आपदा आ जाती है। अभी सरकार का कोई डिसीजन होता है उससे पहले ये एक वैश्विक आपदा आ गई है। अब अगर इस समय हम अनाज बांटना बंद कर देंगे तो गरीब तो बिल्कुल चला जाएगा। और सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। भूखा उठ जाए, जागे, लेकिन सोए नहीं। तो अभी इस पर फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम गरीब के अन्नदाता को भूखा नहीं रख सकते हैं। जो भी गरीब अन्नदाता भूखा नहीं है, नहीं, आपकी गलतफहमी। एक सेकंड श्याम जी, देश का किसान जो मेहनत से अनाज पैदा करके हमको आपको खिला रहा है, पेट पाल रहा है, वो भूखा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए। गांव मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, मजदूर की बात कर रहा हूं। अन्नदाता मेरे मुंह से निकला, मैं अन्नदाता किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं जो बेचारा मजदूर है। हाँ, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी नहीं हटाई थी, उन्होंने गरीबी हटा दिया था।
भाजपा ने गरीबी हटाई है, आज कई चेहरों पर खुशी आई है। ठीक ठीक ठीक, आप कह रहे गरीबी हटाई, उन्होंने गरीबों को हटा दिया। मैं आता हूं, ठीक है श्याम जी, अब भूपेंद्र जी के पास मुझे जाने दीजिए। देश, ठीक, भूपेंद्र जी केवल 10 सेकंड दे रहा हूं। देश की जनता मोदी जी पर इसलिए विश्वास करती है कि मोदी जी की नीतियां देश के प्रति समर्पित हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, विपक्ष का काम है नैरेटिव फैलाना, विपक्ष तो काम ठीक करेगा, हो गया। लेकिन विपक्ष की हम निवेदन कर रहे हैं कि ये कम से कम अपील करें अपने कार्यकर्ताओं। ठीक है भूपेंद्र जी, ये कंफ्यूजन है, अपनी तरह का कंफ्यूजन है। आप और शास्त्री इस कंफ्यूजन को दूर करिए कि एक तो फ्रीबीज हमारी इकोनॉमी पर कितना डोलड्रम करती हैं, एक चीज, दैवीय आपदा के साथ साथ चुनाव भी आ जाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं विपक्ष उस सवाल को रखे, मैं उससे पहले इस बात को भी कोट करे दे रहा हूं कि दैवीय आपदा आती है सो आती है, चुनाव भी आ जाते हैं। और फ्रीबीज कोरोना के समय पर तो अच्छी लग रही थी, वो ठीक था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2024 तक उसको बढ़ाया गया, अब 26 तक बढ़ाया गया, 29 तक बढ़ाया गया। तो ये जो फेजेस वाइज हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बू भी आती है कि क्या चल रहा है। एक चीज ये है। दूसरा, जिस टॉपिक पे आज हम हैं, महंगाई, जो सरकार के कदम है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वो एक चीज, क्या इनको स्टेप्स लेने चाहिए कि लोगों को महंगाई की मार कम से कम पड़े? पड़नी तो तय है। शेखर जी, मैं पहले इसी आपके लास्ट सवाल से शुरुआत करता हूं, क्योंकि कई हमारे मित्रों ने प्रश्न उठाया था। तो एक चीज आपने भी याद किया होगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कब बना था और किसने बनाया था? ये जब डॉलर और रुपए की कन्वर्टिबिलिटी आई थी, जिसको हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, तो ये क्यों हुआ था? उसके पहले डॉलर और रुपए की जो कन्वर्टिबिलिटी थी, ये सरकार तय करती थी कि किसका मुद्रा का डिवेल्युएशन करना है या नहीं करना है। इसको मार्केट के रेट पर सीधे सीधे कर दिया गया था कि डिमांड और सप्लाई से तय होगा। तो स्वाभाविक है कि डॉलर का डिमांड अगर आप ज्यादा करते जाएंगे तो रुपया टूटेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका एक ही तरीका है कि आप डॉलर की डिमांड करना कम कर दीजिए, और ये तभी होगा कि जब आप सोना खरीदना कम कर दें, विदेश यात्रा करना कम कर दें, विदेशों से सामान मंगाना कम कर दें, ये करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, एक प्रश्न उठाया गया किसी औद्योगिक घराने पर, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है। मैं सिर्फ इतना आपको इशारा कर दूं कि एनरॉन प्रोजेक्ट और दादरी प्रोजेक्ट भी आपको याद कर लेना चाहिए। काउंटर गारंटी सरकारें देती हैं, और अगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगी सरकारें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां से होगा? और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो आपको याद होगा कि टाटा का नैनो प्रोजेक्ट, जब टाटा ने कहा था कि इवन आई हैव इन्वेस्टेड 1500 करोड़, आई विल नॉट माइंड टू शिफ्ट द प्रोजेक्ट एनीवेयर एल्स विद इन 2 मिनट्स। ये अगर कहीं होगा उनका भाषण तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, सबको याद है जी। दूसरी बात है, अब 106 रुपए डॉलर जो पर बैरल का दाम था, उस समय का एक्सचेंज रेट क्या था? और आज भी जब 106 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल है, तो आज का एक्सचेंज रेट क्या है? दोनों का डिफरेंस अगर देखिएगा तो महंगाई तो अंत मार उपभोक्ता पे ही पड़नी है, क्योंकि ये उसका अल्टीमेट बर्डन जो जिसको हम इंपैक्ट ऑफ द टैक्सेस कहते हैं, वो आएगा उपभोक्ता पर। तीसरी बात, अगर कोई सरकार राहत देना चाहती है तो उसके पास एक बहुत बढ़िया सा अस्त्र है जिससे किसी को राहत दे सकती है, वैट। और वैट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो वैट घटा दीजिए। और वैट तो आपका पूरा का पूरा आपके हाथ में है। जितना आप एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, केंद्र ने लगाया है, आप वैट घटा दीजिए, प्राइस आपके स्टेट में तो कम से कम कम ही हो जाएगा। तो आप केंद्र को कोसते रहें, इससे बेहतर है कि पहले आप तो कदम उठा करके दिखाइए, भैया देखो मैंने वैट हटा दिया इतना, अब तुम एक्साइज हटाओ, नहीं तो मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा। तो इतना तो कदम उठा सकते हैं ना। चलिए ठीक है, हम समझ गए, हम आम आदमी हैं, अब पत्रकार हैं, हम तो आम आदमी की तरफ ही रहते हैं। हम समझ गए कि भाई तू डाल हम पात कर लो जिसको जो करना है, यही एक्शन। ठीक है, अब ये आज मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बढ़िया खेला आपने भूपेंद्र जी, बढ़िया खेला आपने। मेरे ख्याल से सर्वेश जी को भी अच्छा मजा आया, अरविंद जी को भी आया, श्याम सलोने जी को भी आया, और आपने तो खैर क्रीज पर बैटिंग की ही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी चर्चाएं हैं, हमारे दर्शकों को पसंद आता। क्या है कि कुछ भी सुना तो उन्होंने सार्थक लेकर के गए, उनको पता है कि यार अब ये जगह आकर के फंस गए हैं। ये 140 करोड़ की जनता इस मामले में, तो मैं पत्रकार होने के नाते कहूंगा कि बड़ी अच्छी है कि जब जब भी हमारे देश पे संकट आया है, सरकार किसी की भी रही हो,
लेकिन उस संकट से अगर किसी ने पार पाया है तो वो सरकार नहीं, इस देश की उस समय की जनता है जिसने इस देश को उबार लिया है अपने चूल्हे को रोक करके, अपने दाने को रोक करके और फिर दाने को उगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कहीं कोई मुगालता मत रखिएगा कि जो दुनिया की स्थिति बनी हुई है उसमें क्या कर लेंगे मोदी, और ट्रंप जिस तरीके से जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। ईरान जो कर रहा है वो कितनी देर तक करेगा इस पर कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है, और खुद उसको भी नहीं पता है कि ये चलेगा तो कितनी देर तक चलेगा। अब जब असमंजस के भंवर में फंसी हुई है दुनिया, तो ये मान लीजिए कि जो दाम तेल का आज बढ़ा है, हो सकता है 2-4-10 दिन बाद बढ़ता, 2-4 महीने और रुक जाते तो बढ़ता, बढ़ना तय था। अब यह भी अपनी जगह पर बात सही है कि अगर तेल का दाम बढ़ता है भारत में तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, आवाजाही की लागत अगर बढ़ेगी, इसके अलावा जो हमारे औद्योगिक प्लांट्स चल रहे हैं उसमें अगर ईंधन लगना है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। दाम बढ़ेगा या तो हम अपनी जेब से निकाल करके ज्यादा पैसा उसको दे दें, वरना वो क्वांटिटी कम कर देगा, मात्रा कम कर देगा, पैकेट के अंदर या झोले के अंदर, जो भी आप लेकर के। तो देश तैयार रहे, यही सरकार चाहती है, यही विपक्ष की जो सरकारें रही हैं उस समय पर भी किया गया है। करना इस देश के लोगों को ही है कि अगर हम संकट में फंसे हैं तो इस संकट से निकलना भी हम ही को है। इसलिए संकट के वक्त सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ जाओ, वो ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींचते रहो, जो ऊपर जा रहा है उसको भी नीचे ले आओ। ठीक नहीं होता। नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका यूरान का, तेल की आवागमन बाधित है, ईंधन की आपूर्ति बाधित है, ये तमाम देशों में अव्यवस्था का सा वातावरण है। जनता पर बोझ न आने पाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए पूरा प्रबंध किया। अडानी, अंबानी आदि की जो कंपनियां हैं उनको फायदा हो। कहते हैं तेल का भंडार भरा है, गैस का भंडार भरा है, देखो प्रधानमंत्री जी की खूबियां। दुनिया में दाम बढ़ गया, हिंदुस्तान में नहीं बढ़ पाया। अब क्या हुआ? इसके प्रधानमंत्री हैं 5 कारोबारियों के